नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। और हम एक रिवीजन चालू किए हैं फटाफट। मतलब इस नाम इसलिए रखा है कि हम ज़्यादा समय नहीं गवाकर फटाफट कोई एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको रिवीजन करेंगे, है ना। और ये पॉलिटी का पार्ट नंबर 2 है। टोटल 5 पार्ट आएंगे। देखो, पॉलिटी के अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे कई बार ये सुना होगा कि भाग 1 के अंदर, भाग 2 के अंदर, या फिर पार्ट 1 पार्ट 4 के अंदर ये क्या है। ये आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं अभी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कि जैसे पार्ट 1 का मतलब ये समझो कि चैप्टर 1 है। पार्ट 2 का मतलब चैप्टर 2, जैसे बुक्स के अंदर शुरू में इंडेक्स बना रहता है वही वैसे ही। तो पार्ट 1 यानी चैप्टर 1, पार्ट 2 यानी चैप्टर 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस प्रकार से टोटल पार्ट 22 है। हमारे मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, उसके अंदर टोटल 22 पार्ट यानी 22 भाग थे। और उस वक्त जो टोटल अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 पार्ट। उस वक्त 22 थे। अब कितने हैं करंट में? तो करंट में 25 पार्ट है। और अनुसूचियाँ कितनी है करंट में? 12। मतलब अमेंडमेंट मतलब 22 से 25 हुए तो मतलब संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ा है। तो संविधान के संशोधन के तहत ये 22 से 25 हो गई और ये 8 से 12 हो गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुई वो पढ़ेंगे बाद में, पर आपको भी इतना पता होना चाहिए कि पार्ट यानी भाग 25 है करंट में और 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है। तो पार्ट 1 एंड चैप्टर 1 ये किससे जुड़ा हुआ है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 के अंदर कितने आर्टिकल है। तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 के अंदर, भाग 1 के अंदर आता है। क्वेश्चन बनता है इससे इससे क्वेश्चन बनता है कि आपके पार्ट 1 जो है इसके अंदर ऐसे नहीं आता, मतलब ये आ जाता है कि जैसे पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 है, ये किससे जुड़ा हुआ है? सिटीजनशिप से, यानी नागरिकता से। तो पूछ लेगा कि नागरिकता जो पार्ट 2 के अंदर है ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो 5 से लेकर 11 तक। पार्ट 3 किससे संबंधित है ये पूछ लेगा, या फिर पार्ट 3 कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। तो ऐसे सारे नहीं याद करने, अब मैं जो जो बता रहा हूँ बस वो याद कर लेना। पार्ट 1 याद कर लेना, किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। पार्ट दूसरा भी याद कर लेना, सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित है, भाग 2, जिसके अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। पार्ट 3 ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है। और पार्ट 4 यानी भाग 4 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और पार्ट 4A इसमें आ जाती है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य, और ये अनुच्छेद सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 51A, इसी के अंदर है। अब आपको यही याद करना है बस, है ना। अब आपको यही याद करना है बस यहाँ तक का। और जिस दिन आपको ये याद हो जाए ना, उसके बाद आगे का ये जो है ये देखना है, उससे पहले नहीं भागना। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। ये हमारे क्रेश कोर्स का मटेरियल है, जिसके अंदर बहुत संक्षिप्त रूप में हमने सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। तो पहले तो आप ये जानिए मौलिक अधिकार होता क्या है, तब हम फटाफट, है ना, एक बार मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट समझ में आ गया है क्या है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, अगर ये समझ में आ गया तो ये इतने अनुच्छेद है इसके अंदर, वो सारे नहीं याद करने, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बस वही पढ़ना है ना। देखो, अगर किसी देश में जो सरकार बनती है, भारत देश के अंदर सरकार, हर एक देश के अंदर सरकार है, तो उसके पास सारी शक्तियाँ हो और नागरिकों के पास कोई भी अधिकार नहीं हो, तो सरकार मनमानी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। अगर नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं है तो सरकार अपनी मनमानी चलाएगी वहाँ पे। तो इसलिए संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए ताकि उनकी जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, एक हर एक जीव को फ्रीडम पसंद है, तो वो जो उनकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उनका जो सम्मान है, जो उनकी सुरक्षा है, वो बनी रह सके। इसलिए फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया है। तो आपको क्या क्या याद करना है? मौलिक अधिकार का कौन से भाग में जिक्र है? भाग नंबर 3 के अंदर।
भाग नंबर 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से और 35 तक है इसका जिक्र संविधान के अंदर। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। देखो सोर्स मतलब कहाँ से लिए हैं, तो ये यूएसए के संविधान से लिए, ठीक है। और ये न्यायोचित है, जस्टिसेबल है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को लेकर कुछ ऐसा करती है सरकार तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट क्या, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, ये प्रावधान है। तो मौलिक अधिकारों की ताकत समझ रहे हो कि अगर आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। तो ये क्या है, न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, संसद द्वारा संशोधनीय है, ठीक है। आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है, आपातकाल के दौरान सीमित निलंबित संभव है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। आप ये याद रखना, आपसे ये पूछेगा कि आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन से अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं हो सकते, तो 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते। जो मूल संविधान था जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने, 6। कहाँ गया एक था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1948 के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर इसको अनुच्छेद 300A भाग 12, पहले कहाँ था, भाग 3 में था, 3 से इसको 4 गुना आगे फेंक दिया, यानी भाग 12, और अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया संपत्ति के अधिकार को। समझ में आ गया? फटाफट बता देता हूँ एक बार, कौन से भाग में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 भारत का मैग्ना कार्टा है, संविधान की अंतरात्मा है, यूएसए से लिया है, ये जस्टिसेबल है, निरपेक्ष नहीं है, इनके ऊपर लिमिटेशन है, स्थायी नहीं है, इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं संसद के द्वारा ना, बस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करे, अगर संसद उसके अंदर चेंजेस करना चाह रही है तो डैमेज ना हो बेसिक स्ट्रक्चर। आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, इनको सीमित और निलंबित भी किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। 20-21 के अलावा जो बाकी जो मौलिक अधिकार उनको सीमित और निलंबित कर सकते हैं। मूल संविधान में 7 थी इनकी संख्या, अभी 6 है। एक कहाँ गया, वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको भाग 12 के अंदर एक कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300A के तहत। कैसे, 44वें संविधान संशोधन 1948 के तहत। ये एक ही बॉक्स है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे अब इधर आइए। देखो सवाल ये आता है कि ये जो 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है, इसके अंदर ये भारतीयों के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ विदेशी जब यहाँ आते हैं उनके लिए भी है। अब यह आता है कि इनमें से वो मौलिक अधिकार बताइए जो सिर्फ भारतीयों के लिए है। तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, आप ऐसे याद करना, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। गैर निलंबनीय अनुच्छेद कौन कौन से, 20, 21 जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। विधि का शासन, एविडाइसी, ये ब्रिटिश अवधारणा है, क्या है क्या नहीं, अनुच्छेद 14 से जुड़ी हुई है। आपको ये बस इतना पता होना चाहिए, विधि का शासन किसकी अवधारणा है, ब्रिटिश अवधारणा है, किसके द्वारा दी गई थी, एविडाइसी के द्वारा। मार्शल लॉ स्रोत, मार्शल लॉ लगता है तो उसका सोर्स क्या है, यूनाइटेड किंगडम, अनुच्छेद 34। अब आपको देखो कन्फ्यूजन यहाँ हुआ होगा कि हृदय और आत्मा, आपको ये बोले कि संविधान की अंतरात्मा क्या है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या संज्ञा दी गई थी, तो हृदय और आत्मा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का हृदय आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा है, तो वो 32 को, ठीक। आगे समझ में, ये भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, आप इसी को रट लोगे ना मौज आ जाएगी। आगे चलते हैं। और ये 6 मौलिक अधिकार है, 7वां तो ये संपत्ति का अधिकार था जिसको अब एक विधिक अधिकार बना दिया, विधिक कानून अधिकार बना दिया। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार, याद करना है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद करना है आपको ये। तो कौन कौन से अनुच्छेद से कौन कौन से अनुच्छेद तक है, तो देखो ये 14 से 18 तक है, ये 19 से 22 तक है, ये 23-24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। मैं याद कराता हूँ आपको,
14 से स्टार्ट है, 14 से 18, इसमें फिर 4 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 22। अब देखो 14 से 18 तक तो यहाँ चले गया, अब आगे चालू होगा 19 से, तो 19 से 22, फिर उसके बाद 22 आ जाता है तो फिर 23 24 ऐसे करेंगे यहाँ ना। फिर उसके बाद इसमें फिर 4 जोड़ दो, ये हो गया 28, 24 तक तो यहाँ है, तो 25 से लेके 28 तक आगे, फिर 28 के बाद फिर वही 29 30, जैसे 23 24 किया उसी प्रकार से 29 30, और फिर लास्ट में एक 32। आया समझ में? आप ऐसे कर सकते हो। देखिए यार निंजा टेक्निक कुछ लगानी पड़ेगी याद करने के लिए, कन्फ्यूज ना हो वहाँ एग्ज़ाम के अंदर। तो 14 से 18, 18 में 4 जोड़े 22 हो गए, ठीक है। फिर 18 तक तो ये था ही इधर, तो आगे अगर 22 तक है तो 19 से चालू होगा ना, तो 19 20 21 22। उसके बाद हम कुछ जोड़ते नहीं, 23 24 दो अनुच्छेद लेते हैं, फिर उसके बाद 4 जोड़ते हैं, तो 4 जोड़ने के बाद 24 प्लस 4 28 हो जाते हैं। 24 तक तो इधर था ही, तो 25 से स्टार्ट होगा, तो 25 26 27 28, और उसके बाद फिर जैसे हमने 23 24 किया था उसी तरह 29 30, ठीक है। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार अनुच्छेद, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29 30 से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ में आ गया? ये पूछा जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24, ठीक। इसको याद करने की ट्रिक है, आप उसको देख लीजिए, अगर आपको कैसी लगे ठीक लगे तो आप याद कर सकते हो उससे। ट्रिक क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो सम से समानता का अधिकार, समस्त स्थ से स्वतंत्रता का अधिकार, शोध का जो शो है ये दिखाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध दिखाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति आई जाएगी उसके बाद सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, और संस्कृति के उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। बाकी आपको पता है 14 से 18, 4 जोड़ दिए तो ये 22 तक, उसके बाद 23 24, फिर 4 जोड़ दिया 28 तक, और फिर 29 30, ये करना ही आपको। अब मैं आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में फटाफट आपको है ना वो बस सुन लेना, आपको ना ऑप्शन वहाँ मिल जाएंगे, आप कर दोगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है वो अमान्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? समानता। आपको वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण, तो आप क्या करोगे? अनुच्छेद 14, ठीक है। हाँ, कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटिश से लिया है, कानूनों का समान संरक्षण ये अमेरिका से है। और अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव। भेदभाव से वो रोकता है कि आपको धर्म में नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसे सार्वजनिक स्कूलों स्थलों दुकानों तक पहुँच को आपको नहीं रोका जा सकता है ना। और 16 नंबर क्या है? अवसर की समानता, जो एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन के प्रावधान है SC ST OBC या फिर EWS के लिए, तो ये 16 के अंदर। 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से, है ना, इसको पूर्ण रूप से उन्मूलन करता है, इसका अस्पृश्यता का मतलब ख़त्म करने की बात करता है। और 18 क्या बोलता है? जो उपाधियाँ दी जाती थी मतलब महाराजा राय बहादुर जैसी उपाधियाँ, इन सबको नहीं अब नहीं लगा सकते आप नाम के आगे सब उपाधियाँ, अनुच्छेद 18 के अनुसार। हाँ, कोई शैक्षिक जैसे आप PhD कर लेते हो, डॉक्टर आप आपके नाम के आगे लगा सकते हो। सैन्य कोई पद है कैप्टन कर्नल, वो लगा सकते हो, ठीक है। 19 में क्या है? 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएँ हैं। 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएँ हैं। एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार, सभा या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता। देखो 19 तो है आपको देता है कि आप भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हो ना, 19 आपको ये राइट देता है कि आप भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हो ऑल ओवर इंडिया। लेकिन भारत से बाहर अगर आप विदेश घूमना है तो ये आपको अनुच्छेद 21 देता है ये परमिशन, तो वो आपको अनुच्छेद 21 देता है ये अधिकार विदेश या फिर भारत से बाहर घूमने की। और 19 का एक ये 6 है, इनमें से कितने हो गए? 4। भारत में कहीं भी निवास करना है आपको तो ये भी 19 देता है हमको। व्यापार पैसा करना है तो ये भी 19 हमको अधिकार देता है। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था पहले, उसको हटा दिया, अब कहाँ जोड़ दिया? आपने पढ़ ही लिया ऊपर। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि संरक्षण। इसको ऐसे समझो,
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लो किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, हो गया, उससे गलती हो गई या जानबूझ के किया जो भी है, पर उसको जो अपराध का दंड मिलना चाहिए वो भी न्याय संगत होना चाहिए ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, दोष सिद्धि का संरक्षण। ऐसा नहीं कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि भाई इसको ऐसे समझो कि अभी तो मान लो किसी से आपने छीना झपटी कर ली, पर्स चोरी कर लिया, उसके लिए आपको 200 रुपये का जुर्माना है और 1 दिन का जेल, कुछ ऐसा मान लो, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो ये प्रावधान है, तो आपको इसी के लिए यही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ बदल के आप ही के खुंदस खा के बैठे हैं कोई और इस तरह का आपको धारा लगा दे आपके, नहीं है ना। और दूसरा दोहरा संकट नहीं, एक अपराध किया उसके लिए जो दंड मिल गया बस ख़त्म। ऐसा नहीं है कि ये दंड मिल गया, अरे यार इसको तो कुछ बदलाव ही नहीं आया, चलो इसको दूसरा फिर से जेल में पटक दिया, फिर कुछ दूसरा पनिश करो इसको, नहीं। तो दूसरे तरीके से पनिश नहीं किया जा सकता, एक अपराध के लिए एक दंड। और कोई आत्मदोष नहीं, यानी खुद को आप क्या बोलते हो, गवाही के तौर पर आप खुद को नहीं रख सकते, ये 20 के अनुसार। 21 पे जाते हैं तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। कौन सा? अनुच्छेद 21, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। और इसमें आप जाओगे 21A। 21A क्या है? 21A शिक्षा का अधिकार है ना, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें क्या किया गया कि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है नागरिकों का, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार की जिम्मेदारी है उनके लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य करे, है ना। तो ये कब किया गया, कब जोड़ा गया संविधान के अंदर? 21A की बात हो रही है, याद रखना 21A। तो ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आते हैं 22 पे, गिरफ्तारी संरक्षण। तो इसमें क्या है, देखो अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी संरक्षण, या इसमें दंडात्मक या निवारण निरोधक से संरक्षण। इसका मतलब ये समझो कि आपको अगर पकड़ के ले जा रही है पुलिस, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों लेके जा रही है, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभार डिटेंशन किया जा सकता है आपको निवारक के तौर पे, कि भाई मान लो कोई आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, और सरकार को शक है उसके ऊपर, या फिर ऐसे हमारी एजेंसी बोल रही है, तो उसको रखा जा सकता है 3 महीने तक, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली कोई बात है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और वहाँ से आप छोड़ दिए जाओगे या फिर अंदर डाल दिए जाओगे जेल में। लेकिन इस मामले में आपको 3 महीने तक भी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति चाहिए होगी, तभी रख पाओगे आप, ऐसे नहीं कि चोरी छुप के पटक के रखा हुआ है, नहीं। 23-24 क्या बोलता है? शोषण निषेध, यानी जो मानव तस्करी होती है, बेगार, जबरन, श्रम, ये सब रोकना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती कि मानव तस्करी, जबरन श्रम कराना किसी से, है ना। तो ये सब अनुच्छेद 23 के अंदर है। और अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, याद रखना 24 के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो खतरनाक कारखाने वहाँ पे उनको कार्य नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और 29-38 अल्पसंख्यक अधिकार से जुड़ा हुआ है ना। 32 है संवैधानिक उपचार से, जिसको अंबेडकर जी ने क्या कहा, संविधान का हृदय और आत्मा। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अब देखो 19 के अंदर 6 स्वतंत्रता है ना, इसकी भी एक ट्रिक है नीचे। जैसे समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये तो पता लग गया मौलिक अधिकारों की। 19 के अंदर बोला शांत संग आया गया बस व्यापार किया, बोला शांत संग आया गया बस व्यापार किया। बोला यानी बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी। शांत यानी शांत प्रिय, शांतिपूर्ण सभा करना। शांत संघ यानी संघ या सहकारी समिति बनाना। आया गया यानी पूरे भारत में आवागमन की इसकी आज़ादी है, आपका अधिकार है आपका। बस यानी किसी भी क्षेत्र में निवास कर जाना, यानी बस जाना। व्यापार यानी कोई भी व्यापार या आजीविका चुनना। तो 19 ABCDEF कहाँ गया? तो वो एफ था, वो संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया यहाँ से। तो 19G, ठीक है। अब ये देखो 5 प्रकार की रिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिलती है? ये परमिशन या फिर पावर कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 32 के तहत।
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। तो एक हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी या फिर कोई वारंट हो। हिंदी में देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है? व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए, ये होता है इसका। अगर कोर्ट जारी कर देती है कौन सी रिट? हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो उसमें क्या करना होता है कि भाई उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। इसके तहत उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है या कैद में रखा गया है उसे शारीरिक रूप से न्यायालय के सामने पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उसको कैद में रखने के कारणों की जांच की जाती है, और अगर उसे कैद में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है तो उसे रिहा किया जा सकता है। ठीक है। मैंडेमस क्या है? परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ऐसे समझो, हम आदेश देते हैं। इसके तहत उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, नगर निगम, कंपनी हो या फिर निचली अदालत हो या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण हो, कोई भी, है ना, को अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाने का आदेश। मान लो कोई अधिकारी बैठा है सरकारी बाबू बन के, वो काम नहीं कर रहा हो, आप जाके शिकायत कर दो कोर्ट में, वो कोर्ट से वहाँ से जारी होगा मैंडेमस, यानी आदेश देगा भाई काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों बैठा है फिर तो इस यहाँ पे। निषेध, इसका अर्थ है रोकना। इसमें क्या होता है? उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोका जाता है। उत्प्रेषण, प्रमाणित करना। इसमें क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या अधिकरणों को या तो उनके पास लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या फिर मामले में उनके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। कार्य परीक्षा, तो इसमें पूछता है किस अधिकार से, भाई साहब आप ये बताओ, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया तो उसको चुनौती देने के लिए अधिकार परीक्षा, ये रिट जारी करती है कोर्ट। होती क्या है, ये सब कुछ बहुत पढ़ेंगे जब डिटेल में, अभी बस आप याद कर लेना, रट ले जाना, दिमाग में एकदम बैठा लेना। रिट के मामले में ये देखो कि इनकार करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकती, हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है। समझ रहे हो? रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की पावर सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के मामले में ही है। हाई कोर्ट मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों मामलों में रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, इसका सीमा क्या है? संपूर्ण भारतवर्ष से। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। कि हाई कोर्ट का रिट जारी करने का क्षेत्र क्या है? जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है केवल उसी संबंधित राज्य से जुड़ा रहेगा केस, तो उसी मामले में ये रिट जारी कर सकता है। तो ये था फंडामेंटल राइट का, हमने रिवीजन कर लिया, और अब करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी के साथ में हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फिर उसके बाद अगला करेंगे हम लेक्चर इसके अंदर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं, उसके साथ साथ अनुसूचियाँ, और उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।